हेलो बच्चों, मैं शिक्षा साम्राट सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 3 लेखक राही मासूम रजा द्वारा लिखी गई टोपी शुक्ला नामक कहानी का भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 में जाना था कि टोपी को इफ़न की दादी के देहांत का उतना ही दुख हो रहा था जितना इफ़न को हो रहा था, क्योंकि टोपी और इफ़न की दादी के बीच जो संबंध था वो प्रेम का संबंध इतना अटूट था कि उसे दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे थे, उन्हें समझना दूसरे के बस में नहीं था। इस भाग में हम टोपी की आगे की कहानी जानेंगे कि राही मासूम रजा ने जो है टोपी शुक्ला की आगे क्या कहानी बताई है और इस कहानी के ज़रिए लेखक हमें क्या सीख देना चाहते हैं। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। अब टोपी ने जो है 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि वो किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिताजी सरकारी नौकरी में हो या फिर ऐसी नौकरी करते हो जिसमें बदली होती रहती हो, एक जगह से दूसरी जगह तबादले होते रहते हो। अब टोपी ने ऐसी कसम क्यों खाई और 10 अक्टूबर सन 45 को ऐसा क्या हुआ था वो लेखक हमें आगे बताते हैं कि 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इस तारीख को इफ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। आत्म इतिहास कहा जाता है जीवन के इतिहास को, यानी जो अपने साथ घटित हुआ हमारा पास्ट होता है उसे आत्म इतिहास कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि 10 अक्टूबर सन 45 का ऐसे तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन टोपी की ज़िंदगी में जो 10 अक्टूबर सन 45 की तारीख है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी तारीख को जो है इफ़न के पिता की बदली हो गई थी, उनका तबादला हो गया था और वे जो है मुरादाबाद चले गए थे। यानी अब जो है इफ़न भी टोपी से दूर हो गया था। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरि नाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका। तबादला कहा जाता है बदली को या स्थानांतरण को, जब नौकरी करते हुए किसी व्यक्ति का एक जगह से दूसरी जगह तबादला हो जाता है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि इफ़न की दादी के मरने के बाद वैसे ही जो टोपी है वो अकेला हो गया था और यह तबादला जो है इफ़न की दादी के मरने के कुछ दिनों बाद हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया था, क्योंकि अब उसके पास उसका इकलौता दोस्त जो इफ़न था वो भी नहीं था, वो भी जो है अपने पिताजी के साथ मुरादाबाद चले गए थे। अब दूसरे जो कलेक्टर आए थे उनकी जगह पर, उनका नाम था हरि नाम सिंह और उनके 3 लड़के थे, लेकिन उन तीनों लड़कों में से कोई भी जो है टोपी का दोस्त नहीं बन सका था। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था, और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। अब लेखक बताते हैं कि इसका एक कारण था कि ये जो 3 लड़के थे ये टोपी के दोस्त नहीं बने थे। वो कारण क्या था कि जो डब्बू था वो बहुत छोटा था और जो बिल्लू था वो बहुत बड़ा था। अब एक लड़का था गुड्डू, जो था तो बराबर का टोपी के साथ था, लेकिन वो क्या करता था, वो केवल अंग्रेज़ी में बात करता था। और एक बात ये भी थी कि उन तीनों लड़कों को जो है ये एहसास था कि वो कलेक्टर के बेटे हैं, यानी उनके अंदर घमंड था कि वो कलेक्टर के बेटे हैं, इसलिए जो है उन्होंने टोपी को मुंह तक नहीं लगाया, क्योंकि टोपी जो है एक सीधे साधे परिवार से था और जो कलेक्टर के बेटे थे वो नहीं चाहते थे कि वो किसी छोटे मोटे व्यापारी के लड़के के साथ दोस्ती करे, इसलिए जो है उन्होंने टोपी से कोई दोस्ती नहीं की। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधे टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। आउटसाइड।
अब क्योंकि जो टोपी है वो पहले से उस बंगले में आता जाता रहता था, जब वो बंगला इफ़न के पास था, क्योंकि वो कलेक्टर को दिया जाता था, तो वहाँ का जो माली और चपरासी था वो टोपी को पहचानते थे। अब माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए टोपी जो है बंगले में आराम से चला गया, क्योंकि वो उन लड़कों से दोस्ती करना चाहता था। लेकिन उस समय जो बिल्लू, गुड्डू और डब्बू थे वो क्रिकेट खेल रहे थे, और डब्बू जो है वो बैटिंग कर रहा था, इसलिए उसने हिट किया और गेंद जो है वो सीधे टोपी के मुंह पर आई। अब घबरा कर जैसे ही टोपी ने अपना हाथ उठाया, गेंद उसके हाथ में आ गई और ज़ोर से सभी चिल्लाए, आउटसाइड। हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा यह समझ सका कि जब आउटसाइड का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। अब जो हेड माली था, जो माली का सबसे बड़ा होता है, जो मालियों को देखता है कि काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, उसे जो है डब्बू, बिल्लू और गुड्डू ने अंपायर बनाया हुआ था। और उसने जैसे ही आउटसाइड की आवाज़ सुनी, शोर सुना, तो उसने अपनी उंगली उठा दी, क्योंकि उस बेचारे को सिर्फ इतना पता था कि जैसे ही आउटसाइड का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी है। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज़ योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण। ए, बिल्लू ने अंपायर को आवाज़ दी। ई भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ अवर चपरासीज? अब जो है डब्बू सवाल करता है कि हु आर यू? तुम कौन हो? तो टोपी उसका जवाब देता है कि बलभद्र नारायण। वो अपना पूरा नाम बताता है कि मैं बलभद्र नारायण हूँ। तो फिर अब गुड्डू सवाल करता है कि हु इज़ योर फादर? यानी तुम्हारे पिताजी कौन हैं? तो जो टोपी है वो जवाब देता है कि भृगु नारायण। वो अपने पिताजी का नाम बताता है कि मेरे पिताजी का नाम भृगु नारायण है। अब जो बिल्लू है वो अंपायर को आवाज़ देता है, यानी जो हेड माली है उसे आवाज़ देता है कि ए, इधर आओ, कि ई भृगु नारायण कौन है, यानी ये जो भृगु नारायण है वो कौन है। एनी ऑफ अवर चपरासीज? वो कोई हमारे चपरासियों में से है? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर डॉक्टर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक्स सो क्लमजी, बिल्लू बोला। मशहूर कहा जाता है प्रसिद्ध को, और क्लमजी होता है भद्दा या बुरा। तो जब अंपायर से पूछा गया कि क्या भृगु नारायण उनके चपरासियों में से कोई है, तो अंपायर जवाब देता है कि नहीं साहब, ये जो है शहर के मशहूर डॉक्टर हैं। यानी उसे डॉक्टर बोलना नहीं आ रहा था, वो कहता है कि वो मशहूर डॉक्टर हैं। तो डब्बू जो है उसको करेक्ट करता है कि तुम्हारा मतलब है डॉक्टर? तो हेड माली जो है कहता है यस सर, यानी हाँ सर। इतनी अंग्रेज़ी जो है हेड माली को अब तक आ गई थी। लेकिन बिल्लू इस पर कहता है कि लेकिन बट ही लुक सो क्लमजी, यानी ये बहुत भद्दा दिख रहा है। अब उनके हिसाब से डॉक्टर का बेटा है तो उसे उनकी तरह ही अच्छे कपड़े पहने हुए होना चाहिए था, या बहुत अच्छा दिखना चाहिए था। लेकिन जो टोपी है वो बेचारा बहुत सीधा साधा है और वो थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, इसलिए जो है बिल्लू कहता है कि डॉक्टर का बेटा है तो इसे अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन ये कैसा दिख रहा है? बहुत ही भद्दा दिख रहा है, बहुत ही बुरा दिख रहा है। ए, टोपी अकड़ गया। तनी जबानियां संभाल कर बोलो, एक लपड़ में नीचे लहियो। ओह यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने एलिसेशन को शुष्कार दिया। अकड़ होता है घमंड और लपड़ होता है थप्पड़, और शुष्कारना कहा जाता है कुत्ते को किसी के पीछे लगाने के लिए जो आवाज़ दी जाती है उसे कहते हैं शुष्कारना। तो यहाँ पर जब बिल्लू जो है टोपी को कहता है कि वो बहुत भद्दा दिख रहा है, तो फिर टोपी जो है वो अकड़ जाता है, वो घमंड के साथ कहता है कि ए, तुम अपनी ज़ुबान को संभाल कर बोलो, एक थप्पड़ पड़ेगा तो नीचे गिर जाओगे। अब बिल्लू जो है इस पर गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम मतलब इस तरह से करोगे, और वो थप्पड़ मार देता है किसको? टोपी को। और टोपी जो है वो लुढ़क जाता है, नीचे गिर जाता है, और टोपी जो है गालियां बकता हुआ उठता है। लेकिन बीच में जो है हेड माली आ जाता है। लेकिन इतने में जो डब्बू है वो अपने एलिसेशन कुत्ते को जो है टोपी के पीछे लगा देता है। पेट में 7 सुइयां भुकी तो टोपी के होश ठिकाने आए, और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले की ओर रुख नहीं किया। परंतु अब प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या? भुकी होता है चुभाना और रुख कहा जाता है चेहरे को।
तो जब डब्बू ने अपने एलिसेशन कुत्ते को जो है टोपी के पीछे लगा दिया तो एलिसेशन कुत्ते ने जो है टोपी को काट लिया, और जब टोपी को 7 सुइयां उसके पेट में लगी तब जाके टोपी को होश आया, और उसने उसके बाद कलेक्टर साहब के बंगले की ओर कभी चेहरा नहीं किया, यानी वो कभी भी कलेक्टर साहब के बंगले की ओर नहीं गया। लेकिन अब ये प्रश्न खड़ा होता था कि अब आखिर टोपी करे तो करे क्या करे, क्योंकि बेचारे के पास अब कोई दोस्त नहीं था, ना ही वो अब कलेक्टर साहब के बंगले पे जा सकता था, क्योंकि उनके तीनों लड़के जो है टोपी के साथ अच्छी दोस्ती नहीं निभा सकते थे। उन्होंने अब उसके पीछे जो है कुत्ता लगा दिया था, उसके साथ उनका झगड़ा हो गया था, तो अब जो है टोपी बिल्कुल अकेला हो गया था। तो यहाँ पर लेखक प्रश्न करते हैं कि अब जो टोपी है वो क्या करेगा। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया, और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि टोपी के घर में ले देकर अब बेचारी बूढ़ी नौकरानी रह गई थी जिसका नाम सीता था, जो उसका दुख दर्द समझती थी। अब जो है टोपी उसी के पल्लू में चला गया, यानी टोपी को उसी में अपनापन दिखाई देने लगा और वो उसी के साथ रहने लगा। अब सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा छोटी हो गई। इसके कहने का अर्थ ये है कि लेखक यहाँ ये बताना चाहते हैं कि नौकरानी को जो है टोपी के घर वाले छोटी जात का मानते थे, छोटा समझते थे, तो टोपी जब उसके साथ रहने लगा तो उसे भी उसी की तरह समझा जाने लगा। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन बात थी सीता और टोपी में, कि सीता को भी जो है घर के कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, वो सब उसे डांटते थे, और टोपी के साथ भी यही व्यवहार किया जाता था कि घर के चाहे कोई छोटे हो या बड़े हो, वो टोपी को फटकार देते थे, डांट देते थे। इसलिए अब सीता और टोपी जो है एक दूसरे का दुख दर्द बांटने लगे और एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। दाज कहा जाता है बराबरी। अब जो है एक रात को मुन्नी बाबू और भैरव की बराबरी करने लगा जब टोपी, तो उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ी। तो उसकी मार पर जो है सीता उसे अपनी कोठरी पर ले गई और उसे समझाने लगी कि तुम जो है टेक मत किया करो, यानी दूसरों की बराबरी मत किया करो। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, था तो उतरन। जाड़ा कहा जाता है ठंड को, और उतरन कहा जाता है किसी के द्वारा पहनकर उतारे हुए वे पुराने कपड़े जिनका उपयोग अब वह ना करता हो। तो अब बात ये हुई थी कि ठंड के मौसम शुरू हो गए थे, और मुन्नी बाबू के लिए जो है कोट का नया कपड़ा लाया गया था, भैरव के लिए भी नया कपड़ा आया था, और दोनों के लिए नए कोट बनाए गए थे। लेकिन टोपी के लिए जो है मुन्नी बाबू का पुराना कोट दिया गया था। कोट वैसे तो बिल्कुल नया था, जब बनाया गया था तो मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, इसलिए उन्होंने पहना ही नहीं था। लेकिन फिर भी बना तो मुन्नी बाबू के लिए था, अब था तो वो उन्हीं का कपड़ा था, चाहे उन्होंने पहना हो ना पहना हो, था तो पुराना। इसलिए जो है टोपी ने मुन्नी बाबू का कोट पहनने से मना कर दिया। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। अब जो है बात ये हुई थी कि जैसे ही टोपी को मुन्नी बाबू का कोट दिया गया, तो टोपी को ये बात पसंद नहीं आई, और उसने जो है वो कोट उसी वक्त जो है दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। अब केतकी का जो बेटा था वो तो कोट पाकर खुश हो गया। अब घर वालों को लगा कि अब नौकरानी के बच्चे को जो चीज़ दे दी है वो वापस तो ली नहीं जा सकती अब, इसलिए उन्होंने सबने तय किया कि अब जो टोपी है वो ठंड खाएगा, यानी वो जाड़े में ही रहेगा, उसे कोई नया कोट नहीं मिलेगा, उसे कोट को नौकरानी के बेटे को देने के लिए सज़ा मिलेगी। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात, पहिना जात है।
अब जब टोपी को ये बताया गया पूरे घर वालों की ओर से कि उसे कोई नया कोट नहीं मिलेगा, वो जाड़ा खाएगा, तो टोपी ने इसके उत्तर में कहा कि वो कोई जाड़ा वाड़ा नहीं खाएगा, वो भात खाएगा, यानी वो खाना खाएगा, कोई ठंड वंड नहीं खाएगा। इस पर जो है टोपी की जो दादी हैं सुभद्रा देवी, वो कहती है कि तुम भात भूत कुछ नहीं खाओगे, तुम क्या खाओगे, जूते खाओगे। यानी सुभद्रा देवी जो है गुस्से में थी, वो कहती है कि तुम जूते खाओगे, यानी मार खाओगे। अब जूते खाने से जो टोपी समझा, वो उसे लगा कि उसे सच में जूता खिलाया जाएगा, इसलिए टोपी जो है बहस करता है कि आपको ये नहीं मालूम कि जूता खाया नहीं जाता है, वो पहना जाता है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। तका इनकी पूजा करें। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। बदतमीजी होता है अपमान करना। तो जब दादी और टोपी के बीच में बहस हो रही थी, तो मुन्नी बाबू जो है बीच में बिगड़कर कहने लगे कि क्या तुम दादी का अपमान करते हो। तो फिर वहाँ पर टोपी फिर बिगड़कर कहता है कि तो क्या अब इनकी मैं पूजा करूँ। इस पर जो है फिर क्या था, दादी ने अपने सर पर आसमान उठा लिया। आसमान उठाना एक मुहावरा है कि दादी जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और पूरे घर को जो है अपने सर पर उठा लिया। अब ये सब देखकर जो है टोपी की माँ ने, राम दुलारी ने जो है उसे पीटना शुरू कर दिया, यानी टोपी को फिर से जो है बहुत ज़्यादा मार पड़ी। तू 10वां में पहुंच गई बाढ़, सीता ने कहा, तुम्हें दादी से टकराव के ता ना ही चाही, कोनी ऊ तोहार दादी बाड़ी। अब जो है टोपी को जब इतनी मार पड़ी, तो टोपी को सीता अपने कमरे में ले जाकर समझाती है कि तुम 10वीं में पहुंच गए हो, 10वें दर्जे में हो, 10th क्लास में पहुंच गए हो, तुम्हें इस तरह से अपनी दादी से बात नहीं करनी चाहिए, उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, आखिरकार वो तुम्हारी दादी ही तो हैं। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 49 में पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। पापड़ बेलना होता है बहुत मेहनत करना। तो अब जो नौकरानी थी सीता, उसने तो बड़ी आसानी से टोपी से कह दिया था कि तुम 10वीं में पहुंच गए हो, लेकिन ये बात जो है टोपी के लिए इतनी आसान नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि 10वीं में पहुंचने के लिए टोपी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। 2 साल में तो वो फेल भी हुआ था। अब जब वो 9th में पहुंचा था तो उस समय सन 49 चल रहा था, लेकिन 10वीं में पहुंचते पहुंचते जो है उसे सन 52 लग गया। यानी 9वीं में जो टोपी है वो 2 साल फेल हुआ, उसके बाद जाकर वो 10वीं में पहुंचा था। जब वो पहली बार फेल हुआ, मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर ने उसे जुबान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था, वह काफ़ी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। इंटरमीडिएट होता है माध्यमिक, और जुबान की नोक पर रखने का मतलब है लगातार किसी की बात करना। गाउदी कहा जाता है मूर्ख को या मंदबुद्धि को, जिसके पास बुद्धि ना हो। अब लेखक बताते हैं कि जब टोपी पहली बार 9th में फेल हुआ था, उस समय जो मुन्नी बाबू हैं वो 10th क्लास में थे, यानी माध्यमिक की परीक्षा दी थी उन्होंने, और वो फर्स्ट आए थे। और जो भैरव था, जो टोपी का छोटा भाई था, वो 6ठी क्लास में फर्स्ट आया था। अब सारे घर में जब 2 लड़के जो है अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं और तीसरा फेल हो रहा है, तो लगातार जो है टोपी की ही बात घर में हो रही थी। उसे जो है सब टोक रहे थे और टोपी उस वक्त बहुत ज़्यादा रोया था। बात ये नहीं थी कि टोपी बहुत मूर्ख था या मंदबुद्धि था, उसके पास दिमाग नहीं था, बल्कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ था, लेकिन उसे कोई पढ़ने नहीं देता था। अब कैसे पढ़ने नहीं देता था? जब भी वह पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता और राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ ना होता तो पता चला कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज़ उड़ा डाले हैं।
अब जब भी टोपी पढ़ने बैठता था तो जो मुन्नी बाबू हैं, जो टोपी से एक क्लास ज़्यादा बड़े थे, उन्हें कोई काम निकल आता था। अब बड़ा भाई जब छोटे भाई को काम बोलेगा तो छोटे भाई को वो करना पड़ेगा, तो मुन्नी बाबू उसे कोई काम बता देते थे। या फिर टोपी की माँ को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती थी बाज़ार से जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। नौकरों से नहीं मंगवाई जाने का मतलब ये है कि बड़े घर के लोग जो हैं नौकरों को छोटा समझते थे और उनके छुए हुई कोई चीज़ नहीं खाते थे, या फिर कोई जैसे पूजा का सामान हो गया वो उनसे नहीं मंगवाते थे। तो यहाँ पर उसे कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ती थी जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती, तो वो भी जो है टोपी से कहती थी। और अगर मुन्नी बाबू या राम दुलारी को कोई काम नहीं होता था तो पता चलता था कि जो भैरव है, जो टोपी का छोटा भाई है, उसने टोपी की कॉपियों के हवाई जहाज़ बना दिए हैं और उड़ा दिए हैं। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हो गया। वह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया, परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब पहले साल तो वो पढ़ नहीं पाया, इसलिए जो है वो फेल हो गया, और दूसरे साल जो है उसे टाइफाइड हो गया था, और तीसरे साल जाकर वो 3rd डिवीज़न में पास हुआ था। और ये जो 3rd डिवीज़न है वो कलंक की तरह उसके माथे पर चिपक गया था। यानी सभी ये कह रहे थे कि जो मुन्नी बाबू हैं वो भी पढ़ने में इतने होशियार हैं, फर्स्ट आते हैं, और जो भैरव है वो भी फर्स्ट आता है, लेकिन जो टोपी है वो 3rd डिवीज़न में जाकर पास हो रहा है। लेकिन जो है हमें उसकी मुश्किलों को सामने रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि क्यों जो है टोपी 3rd डिवीज़न में जाकर पास हुआ था। तो इसके बारे में लेखक बताते हैं, सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया। साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। अब यहाँ लेखक जो है टोपी की मुश्किलों के बारे में बता रहे हैं कि टोपी को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेखक बताते हैं कि सन 49 में जो टोपी है वो अपने साथियों के साथ 9वीं कक्षा में पढ़ता था। अब टोपी जो है वो फेल हो गया और साथी जो है आगे निकल गए, यानी टोपी जो है 9th क्लास में ही रह गया और टोपी के जो दोस्त थे वो 10th क्लास में चले गए। अब टोपी रह गया 9th क्लास में। और जब सन 50 शुरू हुआ तो उसे उस दर्जे के लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल जो है 8वीं में थे, यानी जो बच्चे 8वीं से पास होकर 9वीं में आ गए थे, टोपी को उन लड़कों के साथ बैठना पड़ रहा था। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। दर्जा कहा जाता है कक्षा को। लेखक बताते हैं कि जब टोपी को अपने से पीछे वालों के साथ बैठना पड़ा, जब कक्षा में जो 8th क्लास से 9th क्लास में पास होकर आए थे, जब टोपी को उनके साथ बैठना पड़ा था तो वो उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसके सारे दोस्त 10वीं कक्षा में थे और वह उन्हीं से मिलता था, उन्हीं के साथ खेलता था। जो उसके साथ थे, यानी जो 9th क्लास में थे, उनके साथ उसकी दोस्ती नहीं हो सकी थी। वह जब भी अपनी कक्षा में बैठता था तो उसे वहाँ पर बैठना बहुत अजीब लगता था, क्योंकि वो अकेला हो गया था। उसके सारे दोस्त 10वीं में थे और जो उसके साथ बैठे थे वो उससे पीछे एक क्लास पीछे पहले पढ़ते थे और अब जो है उसके साथ आ गए थे। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। क्या मतलब है, साम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यह सुन सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछली साल 8वें में थे। सितम कहा जाता है जुल्म को और मिसाल होता है उदाहरण। अब जो है जुल्म टोपी पर ये हुआ सबसे बड़ा कि जो कमज़ोर लड़के होते थे, जो 9th क्लास में पढ़ने में थोड़े कमज़ोर थे, जब मास्टर जी उन्हें समझाते थे तो टोपी का उदाहरण देते थे। किस तरह से? वो कहते थे कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम साम अवतार जो है मोहम्मद अली को कहा जाता है, तो वे जो है इस तरह से कहते थे। वे टोपी का नाम ना लेकर जो है ये कहते थे कि क्या मतलब है तुम्हें मोहम्मद अली यानी बलभद्र की तरह जो है इसी कक्षा में टिके रहना है, यानी तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें फेल हो जाना है। ये सुनकर जो है पूरी क्लास हंस पड़ती थी और हंसने वालों में वे होते थे जो पिछली साल 8वीं में थे और अब जो है टोपी के साथ ही 9th क्लास में आ गए थे।
वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ। उनके बीच तो वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। गीली मिट्टी का लौंदा कहा जाता है गीली मिट्टी के पिंड को। तो यहाँ पर कहते हैं लेखक कि ये साल तो टोपी ने किसी तरह झेल ली, यानी एक साल तो टोपी ने किसी तरह निकाल दी, परंतु जब सन 51 में जो है उसे फिर से फेल होकर 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा, तो जो टोपी है वो इतना गीली मिट्टी का पिंड हो गया कि वो बिल्कुल शर्म से लाल हो जाता था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि अब जो है 10वीं में भी उसका कोई दोस्त नहीं रह गया था। क्योंकि जो 8वीं वाले थे पहले वो टोपी के साथ 9th क्लास में आ गए थे, और अब जो है सन 51 में वो 10वीं में चले गए थे, और जो 7वीं में थे पहले वो अब जो है टोपी के साथ आ गए थे। अब उनके बीच जो है टोपी अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था, क्योंकि वो उनसे जो है लगभग 2 साल बड़ा था। वह अपने भरे पूरे घर की ही तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता। तो अब बात ये हो गई थी कि जो टोपी है वो अपने भरे पूरे घर में तो पहले से ही अकेला था, और इफ़न की दादी के मरने के बाद वो और अकेला हो गया था, और अब तो वो स्कूल में भी जो है अकेला हो गया था, क्योंकि अब उसका कोई दोस्त जो है स्कूल में नहीं रह गया था, वे सभी पास हो गए थे। अब जो मास्टर हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने भी उसको नोटिस करना छोड़ दिया था, क्योंकि जब भी कोई टीचर कोई सवाल करता था और अगर टोपी को उसका जवाब आता है और वो जवाब देने के लिए अपना हाथ उठाता है, तो मास्टर जो हैं उसका जवाब नहीं पूछते, उससे कोई आंसर नहीं पूछते थे, उसे जो है नोटिस करना बिल्कुल छोड़ दिया गया था। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जुबानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पार-साल पूछ लूँगा। बरस कहा जाता है साल को, इम्तिहान होता है परीक्षा, और पार-साल होता है आने वाला साल। परंतु जब टोपी ने हार नहीं मानी, वो जवाब देने के लिए अपना हाथ उठाता ही रहा, तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के जो टीचर हैं उन्होंने उससे कहा कि 3 साल से जो हो तुम एक ही इसी किताब को पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब अब ज़ुबानी याद हो जाने चाहिए, लेकिन इन लड़कों को यानी जो अभी 9th क्लास में दूसरे लड़के थे, जो 7th क्लास से पास होकर जो है 9th क्लास तक पहुंच गए थे, उन लड़कों को जो है मास्टर कहते हैं कि इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल की यानी 10th क्लास की जो है परीक्षा देनी है, लेकिन तुम्हारा क्या है, तुमसे जो मैं आने वाले साल में पूछ लूँगा। यानी यहाँ पर जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, वो भी जो है टोपी का मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम्हें तो फिर से फेल हो जाना है, तुम्हें तो अगले साल भी यहीं पर रहना है, तुमसे अगले साल पूछ लूँगा, अभी जो है ये जो नए लड़के हैं इनसे पूछ लेता हूँ। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वीं में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। तमाम होता है सभी। तो जब अध्यापक ने टोपी का मजाक उड़ाया कि उसे तो अगले साल भी यहीं पर रहना है, तो टोपी को इतनी शर्म आई कि उसके काले रंग पर भी लाली दौड़ गई, यानी उसका चेहरा भी लाल हो गया। और जो तमाम बच्चे थे, जो सभी बच्चे थे, वो खिलखिलाकर हंस पड़े। तो जो टोपी है वो बेचारा बिल्कुल मर ही गया, यानी वो बिल्कुल ये सोच रहा था कि कब गड्ढा हो, कब मैं उसमें गिर जाऊं, यानी वो बहुत ज़्यादा शर्मा गया। जब वो पहली बार 9वीं कक्षा में आया था तो वो भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था, लेकिन अब वो अपने आप को ये सोचता था कि वो इनके सामने बिल्कुल बूढ़ा लगता है, क्योंकि वो उनसे 2 साल बड़ा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज़ लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था।
रिसेस होता है लंच या स्कूल में दोपहर के भोजन का समय। बिलबिला उठना होता है बहुत अधिक गुस्से में आना। मॉनिटर कहा जाता है मुखिया को। जब अंग्रेजी साहित्य के अध्यापक ने टोपी का मजाक उड़ाया, उसी दिन जो है अब्दुल वहीद ने लंच पर यानी जब स्कूल के दोपहर का भोजन का समय होता है उस समय टोपी पर ऐसा तीर मारा यानी ऐसी बात कही कि टोपी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। अब वहीद कौन था? वहीद क्लास का सबसे तेज़ लड़का था और क्लास का मुखिया भी था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था और जो टोपी था वो नीले तेल वाले भृगु नारायण का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र अबे तू हम लोगन में का घुसता है? 8th क्लासन से दोस्ती कर, हम लोग तो आगे निकल जाएंगे, बाकी तोहेता उन्हीं सबन के साथ रहे को हुए हैं। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप उसे पास होना है। अब जो वहीद है उसने टोपी से कहा कि बलभद्र तू हम लोग के साथ क्यों घुसता है, यानी तू हम लोगों से क्यों दोस्ती करना चाहता है, क्यों हम लोगों के साथ खेलता है? तुझे तो 8th क्लास वालों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो आगे निकल जाएंगे, हम पास होकर 10वीं में चले जाएंगे, तुम्हें तो उन्हीं सब के साथ रहना है, इसलिए तुम्हें उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। ये बात जो है टोपी के दिल के आर पार हो गई, यानी टोपी को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी और उसने उसी समय ये कसम खा ली कि इस साल मुझे चाहे टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप हो, यानी चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी बीमारी हो जाए, इस साल वो पास होकर ही रहेगा। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है? अब टोपी ने कसम तो खा ली कि चाहे जो मर्जी हो जाए वो पास होकर दिखाएगा, लेकिन इसी बीच जो है चुनाव आ गए। अब चुनाव आए और टोपी के घर से टोपी के पिता डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले जो हैं वो चुनाव में खड़े हो गए। अब जिस घर में चुनाव हो वहाँ आपको पता है कि कितनी भाग दौड़, कितनी अफरा तफरी मची रहती है, तो ऐसे में कोई कैसे पढ़ सकता था? अब आप सोचिए कि बेचारा टोपी क्या करता। अब वो चुनावों के बीच में पढ़ भी नहीं सकता था और उसने कसम भी खा ली थी कि चाहे जो मर्जी हो जाए वो पास होकर दिखाएगा। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त होगी तब घर में ज़रा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सर पर खड़ा है। सन्नाटा कहा जाता है शांति को। अब लेखक बताते हैं कि जब टोपी के जो पिता हैं डॉक्टर भृगु नारायण, जब इलेक्शन में उनकी ज़मानत जब्त हो गई, यानी जब वो इलेक्शन हार गए, तब जाकर कहीं टोपी के घर में शांति हुई, वो अफरा तफरी कम हुई और तब टोपी ने देखा कि जो उसके इम्तिहान है, जो उसकी परीक्षा है, वो सर पर खड़ी है, यानी वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, उसके पास पढ़ने के लिए बहुत कम समय बचा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। अब उसने देखा कि अब परीक्षा जो है वो सर पर खड़ी है, बहुत कम समय है, इसलिए वो पढ़ाई में जुट गया। लेकिन अब जैसा वातावरण जो लेखक बता रहे थे टोपी के घर में बना हुआ था, ऐसे वातावरण में आखिर कोई कैसे पढ़ सकता है, ये आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए टोपी का पास हो जाना ही जो है बहुत बड़ी बात थी। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बंद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। नजरे बंद कहा जाता है जो किसी स्थान पर निगरानी के लिए रखा गया हो और जिसे निश्चित सीमा के बाहर जाने की आज्ञा ना हो। तो जो दादी है टोपी की, वो टोपी पर ताना कसते हुए कहती है कि वाह, भगवान जो है इसे नज़रबंद से बचाए, इसे जो है किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसे 3 साल लग गए, फिर भी जो है 3rd डिवीज़न में ही ये 9th क्लास को पास कर सका है। चलो कम से कम पास तो हुआ है। अब लेखक ने जो है इस अध्याय में टोपी के बारे में जो बताया है उससे हमें ये सीख देने की कोशिश की है कि बच्चों को कभी भी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से दूर रखना चाहिए, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें ये लगे कि उन्हें दूसरों से कम समझा जा रहा है। भाई बहनों में भी जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे जो बच्चे हैं वो दूसरों में जो है अपना प्यार ढूंढते हैं, दूसरों के साथ जो है अपने आप को साझा करते हैं।
यहाँ पर लेखक जो है एक और बात बताना चाहते हैं बार बार कि हमारे जो समाज है वहाँ पर अभी भी छुआछूत या जाति पाति या फिर धर्म के नाम पर जो है लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं। इसका भी जो है बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। हमें इन चीज़ों से बच्चों को बचा कर रखना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई है और आपसे यदि कोई प्रश्न पूछा जाए इस कहानी से रिलेटेड तो आप अपने शब्दों में सही आंसर सही तरीके से लिख पाएंगे और अपने अंकों को अच्छी तरह से सुनिश्चित कर पाएंगे। धन्यवाद।